हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। आप तो जानते हैं कि हमारी जुडिशरी में कई सारे इश्यूज हैं और जिसके चलते उन्हें हमेशा क्वेश्चन भी किया जाता है। केसेस के बैकलॉग से लेकर ट्रायल के डिले तक इन सारी प्रॉब्लम्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट आम आदमी पर ही पड़ता है, जो कोर्ट से अपने इंसाफ की उम्मीद लगाए रहता है और सिर्फ इंतजार करता है। हालांकि अभी हाल ही में हमने ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स का एक और पहलू देखा, जब जुडिशरी ने भी अपने कंसर्न्स उठाए। सुप्रीम कोर्ट के 75 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट डे के फंक्शन के दौरान SCBA प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने कहा था, The judge population ratio in India is abysmally low. 21 judges to a million population as compared to over 100, and in Europe over 200 judges to a million population. Therefore, the roster at the level of the trial and district and session courts is overburdened on a daily basis, which impacts not just the justice delivery system but lives of millions who are waiting for justice to be delivered. Furthermore, our young, talented people choose not to seek appointments at the trial and district sessions courts due to abysmal conditions in which judges operate. Despite this, many of the judges, through sheer hard work and commitment to the cause, are doing yeoman service to the nation, even though they are handicapped by lack of proper courtrooms and office facilities, supporting staff including stenographers, library facilities at home, appropriate residential accommodation, and necessary transportation facilities. Need to rate on them. Pension. Despite the fact that the Supreme Court had accepted recommendations of the Shetty Commission and subsequently the Padmanabhan Committee, the NPS was made applicable to judges of district courts from 2005 without even consulting the high courts. The major disadvantage of NPS that the monthly annuity provided to judicial officers after retirement is much less than the pension that a judicial officer having the same length of service and having retired from the same rank receives. Under the NPS, the retired judge gets a monthly annuity, in some cases to as low as 13,965, as against 1,63,000 under the old pension scheme. यही सारे मेजर कंसर्न्स जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने भी इस पर रोशनी डाली और ऐसे ही एक केस में अपना स्टर्न स्टैंड दिखाया। आपको बता दूं कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को काफी कड़ी फटकार लगाई है उनकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को लेकर। फ्रीबीज या फेयरनेस, ऐसे सवाल के साथ जनवरी 2025 में जुडिशरी अपने ऑफिसर्स की सैलरी और पेंशन के मामले में जस्टिस की तलाश कर रही है। और जैसे कि हमने कहा कि इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन एक कड़ा सवाल उठाया कि क्या सरकारें फ्रीबी कल्चर के चक्कर में असली जिम्मेदारियों को भूल रही है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीही की बेंच ने इस केस की सुनवाई के दौरान ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नई स्कीम्स और फ्रीबी प्रॉमिसेस अनाउंस करने के लिए पैसा मिल जाता है, लेकिन जजेस की सैलरी और पेंशन के लिए फाइनेंशियल क्रंच का बहाना बनाया जाता है। ये रिमार्क्स जुडिशरी के एक पेंडिंग प्ली के बैकग्राउंड में आए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स की सैलरीज और पेंशन को लेकर है। चलिए इस हियरिंग के मुद्दे, आर्ग्यूमेंट्स और इम्प्लीकेशंस को डिटेल में समझते हैं। हियरिंग की शुरुआत में जस्टिस गवई ने डायरेक्ट और हार्ड हिटिंग रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा, द स्टेट्स हैव ऑल द मनी फॉर द पीपल who do not do any work. When we talk about financial constraints, we also have to look at this. Come elections, you declare Ladli Behna and other new schemes where you pay fixed amounts. In Delhi, we have announcements now from some parties or the others saying they will pay rupees 2500 if they come to power. ये लाडली बहना योजना और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के फ्रीबी प्रोमिसेस पर एक शार्प क्रिटिक था। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सीधा स्टेट गवर्नमेंट्स की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज पर सवाल उठाता है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने फ्रीबी कल्चर को एक एवरेशन यानी कि वक्त के साथ बदलने वाली गलत प्रैक्टिस कहा और आर्ग्यू किया कि फाइनेंशियल बर्डन्स को देखते हुए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि पेंशन लायबिलिटी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हर पॉलिसी डिसीजन को एक प्रैग्मेटिक एंगल से देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब इस बात पर क्लियर था कि जुडिशरी की नीड्स को कंसिस्टेंटली इग्नोर करना एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर्स जितने भी हो। आपको जानकारी दे दूं कि ये केस पहली बार 2015 में फाइल हुआ था, जब ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने जुडिशियल ऑफिसर्स की कंडीशंस को लेकर एक प्ली डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाईलाइट किया है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की पेंशन रेट्स बहुत कम हैं और अगर वो हाई कोर्ट में एलिवेट हो भी जाते हैं तो भी इन इश्यूज का सॉल्यूशन नहीं मिलता। एमिकस क्यूरे सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने इस केस में एक कंपेलिंग आर्गुमेंट रखा। उन्होंने कहा कि अगर हम एक डाइवर्स और टैलेंटेड जुडिशरी चाहते हैं तो जजेस को बेटर पे और सपोर्ट मिलना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक जज के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा दैट इफ वी वांट अ मोर डाइवर्सिफाइड जुडिशरी, आई थिंक वी नीड टू पे आवर जजेस better, take care of judges better, otherwise the same class of persons will become judges in this country.
ये आर्ग्यूमेंट इस बात को अंडरलाइन करता है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स और रूरल बैकग्राउंड्स के लोग जुडिशरी का हिस्सा तभी बनेंगे जब उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एश्योरेंस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस ने एक पुरानी डिबेट को फिर से जगा दिया कि क्या फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूशन करना वेलफेयर पॉलिसीज के नाम पर जस्टिफाइड है। एमिकस क्यूरे के परमेश्वर ने भी आर्ग्यू किया कि जुडिशरी की इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करना इस केस में जरूरी है ताकि एक एफिशिएंट और इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम को इंश्योर किया जा सके। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 309 के अंडर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को जुडिशरी की सर्विस कंडीशंस प्रिस्क्राइब करने का पावर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी के पास अपनी से नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो एडवोकेट परमेश्वर के आर्ग्यूमेंट्स एक लार्जर सिस्टमैटिक इशू को पॉइंट आउट करते हैं और वो ये है कि जुडिशरी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डायरेक्टली उसकी एफिशिएंसी और इम्पार्शियलिटी पर इम्पैक्ट करती है। बेटर पे से टैलेंटेड और डाइवर्स लोग जुडिशरी में अट्रैक्ट होंगे और साथ ही फाइनेंशियली स्टेबल जजेस एक्सटर्नल प्रेशर से दूर रहेंगे जो फेयर जस्टिस के लिए जरूरी है। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने आर्ग्यू किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नए पेंशन स्कीम को डिजाइन करते वक्त लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने एजी की हेयरिंग डेफर करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस गवई और जस्टिस मशीह ने पॉइंट आउट किया कि ये मैटर काफी सालों से पेंडिंग है और डिले करना एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट ने फैसला किया कि वो इस केस को 8 जनवरी को सुनेंगे। अगर इसी केस में हम देखें तो हमेशा से ये देखा गया है कि फ्रीवीज का कल्चर एक डबल एज स्वॉर्ड है। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंडर ये स्कीम्स उन लोगों की हेल्प करती है जो वल्नरेबल है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे इनका मिसयूज वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। प्रो फ्रीबी आर्ग्यूमेंट पर अगर ध्यान दे तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ और वेलफेयर स्टेट को दिखाता है, यानी कि पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को बेनिफिट मिलता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ अलाइन करते हैं। लेकिन कुछ एंटी फ्रीबी आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि पहला इकोनॉमिक बर्डन, फिस्कल डेफिसिट और रिसोर्सेज की इनएफिशिएंट एलोकेशन, और दूसरा है अनसस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बिना सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्कीम्स लॉन्च होती है। ये केस जुडिशरी की पे और पेंशन रिफॉर्म्स के बियॉन्ड एक लार्जर नैरेटिव का हिस्सा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का टफ स्टैंड फ्रीबी कल्चर के अगेंस्ट एक प्रेसिडेंट सेटिंग मोमेंट हो सकता है। ये केस सिर्फ जुडिशरी के वेलफेयर का नहीं बल्कि पब्लिक रिसोर्सेज के एथिकल और अकाउंटेबल यूज का भी है। अगर इस मैटर में एक बैलेंस्ड और फेयर जजमेंट आता है तो ये फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रायोरिटीज और पॉलिसी डिसीजंस के लिए एक गाइडिंग लाइट बनेगा। क्या आपको लगता है कि फ्रीबीज और जुडिशरी के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बीच एक कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए? ये डिबेट आपको कैसे इम्पैक्ट करता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज।